स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम सोनिया है। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे सारे भाई बहन की शादी हो चुकी थी। वैसे तो मेरी भी शादी की उम्र थी, लेकिन मैं पहले पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। हमारे कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ते थे। एक दिन हमारे कॉलेज में एक लड़का आया जिसका नाम विहान था। शायद वो बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता था। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थी। वो बहुत हैंडसम था, पर मुझे ऐसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सारी लड़कियां उसकी तारीफ़ करती थी और सभी उससे दोस्ती करने की चाहत में मरी जा रही थी। मैं तो सिर्फ़ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती थी। मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने मेरे किसी भाई बहन को इतना नहीं पढ़ाया था जितना मैं पढ़ रही थी, और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, और मैं भी यही चाहती थी कि मैं कभी अपने पेरेंट्स का भरोसा खुद से नहीं उठने दूंगी। लेकिन इन दिनों कॉलेज के जो हालात चल रहे थे वो बहुत ख़राब थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दिन इसी तरह से गुजरते चले गए। हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहे थे। मैंने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की थी और मैं सारी रात जागती थी। मुझे हमेशा ही अपनी पढ़ाई की टेंशन रहती थी। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। मेरी मम्मी ने कभी मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया था। मेरे सारे भाई बहन भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और लगभग सबकी ही शादी हो चुकी थी। मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी थी, पर मेरी ज़िद की वजह से वो रुके हुए थे। एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे अपना रिज़ल्ट आने का इंतज़ार था। फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। कॉलेज में सब लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम था। आखिर मैं टॉप आती भी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके मेहनत जो की थी। मेरी इसी कामयाबी पर विहान बहुत खुश था। मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में सेल्फ़ी ले रही थी। तभी अचानक विहान हम लोगों के पास आ गया और उसने आगे बढ़कर मुझे बधाई दी। मेरे सारे फ्रेंड्स इस बात पर बहुत खुश हो रहे थे कि विहान खुद चलकर मुझे बधाई देने के लिए आया है। उनका कहना था कि सोनिया, विहान जैसा इंसान तुम्हें कांग्रेस बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत लक्की हो। पर मैं ऐसा नहीं मानती थी, क्योंकि वो मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं था। मेरी फ्रेंड्स भी बाकी सारी लड़कियों की तरह बेवकूफ़ बन रही थी। अब मैं देख रही थी कि काफ़ी दिनों से विहान मुझसे किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करता था और हमेशा मेरी तारीफ़ करता रहता था। इसी तरह से धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। विहान एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, और जब से मेरी उसके साथ बातचीत शुरू हुई थी, उसका नेचर और उसके साथ बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो बिगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा और शरीफ इंसान है। उसने हमेशा मेरे सामने जाहिर किया था कि वो लोगों की बहुत मदद करता है, उनका भला चाहता है। उसके अंदर थोड़ा भी अपनी दौलत को लेकर घमंड नहीं है। वो मुझे अच्छा लगने लगा था, वैसे वाला नहीं। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, बस वो नेचर वाइज बहुत अच्छा था। जैसे मैंने उसके बारे में सुना था या जैसे मैंने उसको समझा था, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के बीच फ्रेंडशिप बढ़ने लगी थी। विहान जब मेरे साथ बातचीत करता था तो मुझे बहुत हंसाता था। कॉलेज की सारी लड़कियों से बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का मेरे साथ बातचीत करता है। उसने मुझे अपनी फ्रेंड बनाया हुआ है, वो मेरे कांटेक्ट में है। कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। एक दिन विहान ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था, पर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे घर से परमिशन नहीं थी किसी के घर भी पार्टी में जाने की, या फिर अगर मैं कहीं जाती भी थी तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही जाती थी। जब मैंने विहान को बताया कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती, तब वो मुझसे नाराज़ हो गया था। कहने लगा, यार तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें पता है ना कि तुम सबसे अलग लड़की हो, और तुम्हारी वजह से ही तो मैंने पार्टी अपने घर पर की है। मैंने विहान से कहा, मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे तुम्हारे घर जाने की परमिशन नहीं देंगे और मैं कभी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जाती। मेरी बात सुनकर विहान किसी गहरी सोच में खो गया था।
फिर कहने लगा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर जाने की तुम्हें परमिशन नहीं देंगे तो तुम मेरे घर नहीं आ पाओगी, लेकिन कॉलेज तो तुम रोज़ आती हो ना, कल हम लोग कॉलेज में ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं उसकी बात पर राज़ी हो गई थी क्योंकि कॉलेज जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे नहीं पता था कि अगला आने वाला दिन मेरे लिए क्या मुसीबत लेकर आने वाला है। मैं कॉलेज गई तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट विहान के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। विहान ने मुझे मैसेज किया कि मैं तुम्हारा ऊपर वाले फ्लोर पर वेट कर रहा हूँ। मैं उससे मिलने के लिए ऊपर चली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वहाँ पर विहान के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने कहा, विहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सारे लोग तो नीचे हैं, चलो चलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विहान ने कहा, किसका बर्थडे और कैसा बर्थडे? मेरा कोई बर्थडे नहीं है, बल्कि मैंने उन सब लोगों से झूठ बोला है कि आज मेरा बर्थडे है। मैं तो तुम्हें यहाँ पर बहाने से बुलाना चाहता था। दरअसल मैंने अपने सारे फ्रेंड से बैट लगाई थी कि मैं तुम्हें अकेले में बुला कर रहूँगा और फिर तुम्हारे साथ वो होगा जिसके बारे में कभी तुमने सोचा भी नहीं है। मैं बस अपनी बैट जीत चुका हूँ। विहान ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि विहान ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कितना घटिया इंसान है। अचानक मुझे याद आ गया कि जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास कोई रास्ता ना रहे, तब आपको क्या करना चाहिए। दरअसल मैंने कराटे में मास्टर किया हुआ था। मैंने विहान के एक ज़ोरदार लात मारी और वो दूर जा गिरा था। मैं भागते हुए नीचे आई और मैंने अपने कॉलेज के टीचर को ही सारी बात बता दी। मेरे पीछे पीछे विहान भी चला आया था और जब देखा कि पूरा कॉलेज उसकी इस हरकत पर एक साथ इकट्ठा हो गया है और सारे टीचर्स भी मेरे चीखने चिल्लाने और रोने पर और मेरी शिकायत पर उसके नीचे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो घबरा गया था और शौक खड़ा रह गया था क्योंकि वो मुझे कमज़ोर समझ रहा था। मैंने पूरे कॉलेज के सामने उसकी इस हरकत पर उसे थप्पड़ मार दिया था। मेरे थप्पड़ पर उसकी आंखों में खून खोल रहा था। सारे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी, पर मजाल थी कि उसने कुछ कहा हो। कॉलेज के पूरे स्टाफ ने उसे इतनी बातें सुनाई कि वो शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाकर सबकी बातों को सुनता रहा था। यहाँ तक कि उसने पूरे कॉलेज के सामने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़कर मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने उसे पूरे कॉलेज के सामने माफ़ कर दिया और टीचर्स को भी कह दिया था कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए आप लोग भी इसे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से मैटर सॉल्व हो गया था। काफ़ी दिनों तक विहान कॉलेज नहीं आया था। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो मेरा कोई दोस्त नहीं था। अगर दोस्त होता तो मेरे साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे लगा था कि शायद वो कॉलेज आएगा ही नहीं क्योंकि इसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, पर यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो पूरे एक हफ्ते बाद कॉलेज आ गया था और अब देखा था कि वो कॉलेज में ना तो लड़कियों के साथ कोई बातचीत करता था और ना ही लड़कों के साथ। बड़ा खामोश सा रहता था और फिर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करता था। वो ऐसा था तो नहीं, बस हमेशा उसे यारी दोस्ती की रहती थी। मुझे क्या था, मैं तो उसको इग्नोर ही करती थी। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि तुमने कुछ ज़्यादा ही उसको पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत करवा दिया। शायद इसी बात की वजह से डिप्रेशन में चला गया है। कॉलेज के लड़के भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी बातों का हाँ या ना में ही जवाब दे दिया करता था। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए थे और विहान का बिहेवियर ऐसा ही था। वो बड़ा ही सुलझा हुआ और समझदार और शांत बन गया था। अब की बार पेपर में तो उसके नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। कॉलेज के टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे, बल्कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा था कि मैंने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। मैं भी अपनी गलती पर अब शर्मिंदा हो रही थी, पर मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी वजह से वो सुधर तो गया। वो मुझसे भी कोई बातचीत नहीं करता था। एक दिन कॉलेज से अपने घर जाने के लिए मैं बस का वेट कर रही थी। मैंने देखा कि रास्ते में कुछ लोग विहान को तंग कर रहे थे। वो कॉलेज के ही लड़के थे। जब से वो शरीफ हुआ था तो उन लड़कों ने उसका पीछा कर लिया था और उसकी खूब मजाक बना रहे थे।
विहान ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जाने दें। मैंने लड़कों को डांट लगाई और उन्हें डांट कर भगा दिया। मैंने विहान से कहा, तुम ठीक तो हो ना? विहान ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, सोनिया मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे एहसास हो रहा है कि इसी तरह से मैं भी कॉलेज के स्टूडेंट को तंग करता था। आज मुझे पता चल रहा है कि उन लोगों पर क्या बीतती होगी। विहान बहुत शर्मिंदा हो रहा था और कहने लगा कि सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हारे साथ की थी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। उस दिन के बाद से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे और यही सोचता हूँ कि पता नहीं तुमने भी मुझे माफ़ किया है या नहीं। मैंने विहान की आंखों में शर्मिंदगी और उसके शब्दों में रिक्वेस्ट देखी तो उससे कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया विहान, और अच्छी बात है कि तुम अच्छाई के रास्ते पर चल निकले हो। विहान मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था और वो कॉलेज से घर अपनी बाइक से नहीं बल्कि मेरे साथ पैदल चलता हुआ आया था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मुझे खुशी हुई थी कि उसके इस तरह से बिहेव करने से अब जब मैं उससे बात करती तो वो तभी मुझसे बात किया करता था और अब की बार तो वो मुझसे नज़रें मिलाकर नहीं बल्कि नज़रें झुकाकर बातें करता था और मुझसे थोड़ी दूरी पर ही खड़ा होता था। उसकी इन हरकतों की वजह से मैंने उससे दोबारा से फ्रेंडशिप कर ली थी, क्योंकि अब की बार उसकी फ्रेंडशिप में छिचोरापन नहीं था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत संस्कारी फैमिली से बिलोंग करता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विहान की आदत हो गई थी। वो मुझसे बातचीत करने की शुरुआत नहीं करता था। वो मुझसे दूर दूर रहता था, बल्कि मैं ही उसके करीब जाकर उससे बातें करती थी और मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता था, क्योंकि उसने कॉलेज के सारे लड़के लड़कियों से बोलना बंद कर दिया था। बात तो वो मुझसे भी नहीं करता था, लेकिन उसे इस तरह से अकेला बैठा हुआ देखकर मुझे थोड़ा अजीब महसूस होता था, क्योंकि मेरी ही शिकायत की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे उसके ऊपर पूरे कॉलेज के सामने ब्लेम नहीं लगाना चाहिए था। मैं उसकी शिकायत अकेले में टीचर से कर सकती थी ना। फ़िलहाल जो भी था जैसा भी था, मुझे विहान पसंद आने लगा था। वो बहुत सीधा और साधारण बन गया था। मैं उसको पसंद करने लगी थी और उससे प्यार भी करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी। कॉलेज में भी हम लोग बात किया करते थे। हमारी इन हरकतों की वजह से कॉलेज के लड़के लड़कियां मेरे बारे में भी बातें करने लगे थे कि पहले तो सोनिया ने विहान पर इल्ज़ाम लगा दिया और अब देखो फिर दोबारा से इसके साथ रहने लगी हैं। मेरे पास उन लोगों की बातों का देने के लिए कोई जवाब नहीं था। विहान और मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बस मेरा ये फाइनल ईयर चल रहा था और अब मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया था कि अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब तुम्हें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा कि हम तुम्हें जॉब नहीं करवा सकते। बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया। अब अगर तुम जॉब करोगी तो लोग यही सोचेंगे कि एक पिता अपनी बेटी की कमाई खाना चाहता है। मैंने जब ये बात विहान को बताई तो उसने कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज देता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। विहान की ये बातें मेरे दिल में उतर गई थी और बस फिर मेरे दिल में उसके लिए प्यार बहुत बढ़ गया था। मेरे पेरेंट्स मुझसे कहने लगे कि तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने उन लोगों को साफ इनकार कर दिया था कि आप लोगों ने मेरी हर डिमांड को पूरा किया है, कि आप लोग मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरी शादी नहीं करवा सकते। मैंने विहान के बारे में उनको सब कुछ बता दिया था। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर मेरे मम्मी पापा को खुशी होगी, लेकिन वो लोग थोड़े अपसेट हो गए थे। ऐसा क्यों था मेरी कुछ समझ नहीं आया था। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा, लड़के हमेशा लड़कियों को धोखा देते हैं, इसलिए तुम ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कहा, पापा, विहान हमारे घर रिश्ता भेजने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों को विहान पसंद आ जाएगा तभी मैं शादी करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे मम्मी पापा खुश हो गए थे। मैंने जब ये बात विहान को बताई तो उसने कहा कि वो अपनी फैमिली से इस बारे में बात करेगा और फिर मुझे फाइनल जवाब देगा। इस तरह से 1 महीना गुजर गया था, लेकिन विहान ने अब तक मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया था। विहान का कहना था कि मेरे घर में मेरे दादाजी की
तबीयत बहुत ख़राब है। अब ऐसे माहौल में मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर सकता। दादाजी की तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए तो मैं ये बात अपनी फैमिली को बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाएंगे। इन दिनों मेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, पर विहान की वजह से मेरे मम्मी पापा को हर रिश्ते को रिजेक्ट करना पड़ जाता था। मेरे मम्मी पापा मुझसे हर दिन यही कहते थे कि तुम उस लड़के से बात करो कि वो कब यहाँ पर रिश्ता भेज रहा है। मुझे विहान से अब डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे भरोसे पर तो नहीं रख रहा। मैंने विहान से फाइनल जवाब मांगने के लिए उसको कॉल लगाई। विहान ने मेरी कॉल रिसीव करते ही कहा था कि आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैं तो उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी कि आखिर मेरे लिए वो कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ दे रहा था। विहान ने कहा कि 2 दिन बाद मेरे पेरेंट्स तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आएंगे। विहान ने कहा कि तुम जानती हो ना सोनिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि मेरी फैमिली का स्टैंडर्ड और लेवल कितना ऊंचा है। मैंने कहा हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विहान कहने लगा, देखो मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली में काफ़ी फ़र्क है। तुम्हारी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है और मेरी फैमिली एक हाई क्लास फैमिली है। मैंने तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया और तुम्हारी फ़ोटो भी उनको दिखा दी है। तुम उनको बहुत पसंद आई हो। वो लोग जल्दी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छा इंतज़ाम करें, मतलब उनका अच्छे तरीके से वेलकम करें। तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा, सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन के अलावा। तुम्हें उनके लिए उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है। मैं नहीं चाहता कि अगर कोई कमी रह जाए तो मेरे पेरेंट्स ये सोचे कि हम अपने बेटे का रिश्ता कहाँ लेकर गए हैं। मैं उनके दिमाग में कोई ऐसा वैसा ख्याल भी नहीं आने देना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं चाहता कि किसी की छोटी सी भी गलती से मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते से इनकार कर दें, और ना ही मैं तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर कोई भी बात अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनना चाहता हूँ। विहान की बात सुनकर मैंने गहरी सांस भरी थी और कहा कि बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो। तुम मेरी फैमिली को जानते नहीं हो। मेरे पापा तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट करेंगे, बल्कि तुम्हारी फैमिली बहुत खुश होकर यहाँ से जाएगी। विहान मेरी इस बात पर खुश हुआ था। मुझे तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने खुशी खुशी अपने मम्मी पापा को ये बात बता दी थी, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मेरे ससुराल वालों के वेलकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे तसल्ली दिलाई थी कि हमारी बेटी इतनी खुश है और हम उसकी खुशी के खातिर सब कुछ कर देंगे। मुझे तो सिर्फ उस दिन का इंतज़ार था जब विहान के पेरेंट्स मेरे घर आने वाले थे। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन था। आज मेरा रिश्ता विहान से तय होने वाला था। सुबह से ही मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे भाई बहन उन लोगों के आने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने विहान से एक दिन पहले ही उसकी फैमिली के आने की टाइमिंग पूछ ली थी। विहान ने बताया था कि मेरी फैमिली शाम 7 बजे तक तुम्हारे घर आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मोहब्बत पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, अगर दोनों ही अपनी मोहब्बत में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरी पूरी फैमिली भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन लोगों के लिए मेरी खुशी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। और फिर मेरा रिश्ता इतनी बड़ी फैमिली में तय हो रहा था, इस बात से और भी ज़्यादा मेरे घर वाले खुश थे और ज़्यादा से ज़्यादा खातिर करना चाहते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया था और 7 बजे का समय करीब आने लगा था। हम सब लोगों की नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी और फिर शाम के 7 भी बज गए थे, लेकिन अभी तक विहान की फैमिली नहीं आई थी। मैंने विहान को कॉल लगाई तो वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैं बार बार उसे कॉल लगा रही थी। फिर 8 बज गए थे, 9 बज गए थे और फिर 10 बज गए। सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उसकी फैमिली कहाँ है, तुम उसे कॉल करो, पर वो मेरी कॉल रिसीव करे तब तो मैं अपनी फैमिली को कुछ बताऊँ ना। मुझे विहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी तरह से सारी रात गुजर गई थी। हम लोगों ने पूरी रात जागकर विहान की फैमिली का इंतज़ार किया था और हमारी सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। मैं सारी रात विहान का नंबर ट्राई करती रही थी। लगातार उसके नंबर पर रिंग जा रही थी, पर जब सुबह के 6 बज गए तो उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। फिर इसी तरह से पूरे 1 हफ्ते तक उसका नंबर स्विच ऑफ रहा था और मैं अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदा होती रही।
मेरे घर वालों ने कहा था कि तुमने हमारी इज्जत का मजाक बना दिया। तुमने और उस लड़के ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया है। मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा ने तो पहले ही कहा था कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं और भोली भाली लड़कियों को धोखा देते हैं। वो सच कह रहे थे और विहान के हाथों मैं दोबारा से बेवकूफ़ बन गई थी। मैं कॉलेज भी गई थी पर विहान कॉलेज भी नहीं आया था। काफ़ी दिनों तक मैं कॉलेज के चक्कर लगाती रही पर विहान मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं समझ गई थी कि अब की बार फिर से उसने मुझसे बदला लिया है और उस जैसा घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता। उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। उसके लिए मैंने अपनी आंखों में सपने सजा लिए थे पर उसने मुझे ऐसे मौके पर आकर धोखा दिया था कि मैं अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी। इसी तरह से 4 महीने गुजर गए थे। मुझे हमेशा उसका इंतज़ार रहता था और मैं यही सोचती थी कि वो मुझे कहीं भी मिल जाए या एक बार वो मेरी कॉल रिसीव कर ले। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे बताऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती थी, उस पर कितना भरोसा करने लगी थी और उसने मेरे भरोसे का मान तोड़ दिया। दिन रात मैं इसी टेंशन में रोती रहती थी। मम्मी पापा मेरे रिश्ते की बात करने के लिए बार बार मुझसे बात करने के लिए आते थे पर मैं उनसे यही कह दिया करती थी कि मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। इसी तरह से मैंने 6 महीने और निकाल दिए थे। एक दिन मेरे सारे भाई बहन को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अब इसकी जिद और नहीं चलेगी। आप लोग अपनी बेटी की जिद पूरी करते करते अपने आप को लोगों के सामने शर्मिंदा करवा रहे हैं। सोनिया उस लड़के के सहारे कब तक बैठी रहेगी? उसे अपनी फैमिली को भेजना होता तो तभी भेज देता। उसने सिर्फ इसके साथ फ्रॉड किया है। अब आपको कुछ भी करके इसका रिश्ता तय करना होगा। अब मैं खामोश रही थी और मैंने अपनी फैमिली को रिश्ता देखने की परमिशन दे दी थी। मेरा रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो गया था। विहान जैसा भी था पर मैं उससे प्यार करती थी। मैंने उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं किया था, इसलिए मेरे लिए शादी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। न जाने क्यों मेरी आंखों को विहान के आने का इंतज़ार था और मुझे उसका गम सताए जा रहा था। मेरी शादी का दिन आ गया था और मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी। मेरे होने वाले पति का नाम प्रतीक था। वो बहुत हैंडसम था और काफ़ी पढ़ा लिखा था। मेरी शादी की सारी रस्में उसके साथ हो चुकी थी और फिर मैं विदा होकर उसके साथ अपने ससुराल चली आई थी। पर अपनी पूरी शादी में मैं थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराई थी क्योंकि मुझे विहान से बहुत सारी शिकायतें थी। मैंने उसकी दुल्हन बनने के सपने सजाए थे और आज मैं किसी और की दुल्हन बन गई थी। विहान का तो कुछ अता पता ही नहीं था। वो पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी से गायब हो गया था, लेकिन मेरी आंखें उसे अभी तक ढूंढ रही थी। मैं उससे शिकवा करना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मेरे दिल को किसी और का बनने काबिल नहीं छोड़ा था। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा था। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मेरा पति कमरे में आया और मेरे पास बैठकर मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। मैं उसकी बातों का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा और मुझे टच करने लगा। अचानक मुझे घबराहट हुई और मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मेरे दिल पर अभी भी विहान का सदमा लगा हुआ था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं दुल्हन के कपड़ों में ही मौजूद थी। जब मेरी नज़र बाथरूम पर गई तो प्रतीक अपने बाल तौलिए से साफ करते हुए बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। प्रतीक ने मेरी तरफ देखकर कहा, रात आप शायद बहुत थक गई थी इसलिए बेहोश हो गई। मैंने आपको नहीं जगाया। मैंने सोचा कि आपको सोने देता हूँ। मैंने प्रतीक से कोई बात नहीं की थी। मैं उससे दूर दूर रहती थी। सुबह के टाइम पर जब प्रतीक मेरा हाथ थामने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसका हाथ झटक दिया और मेरे कंगन की नोक इस तरह से उसके हाथ पर जो चुभ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा, प्रतीक, सब लोग हमारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। प्रतीक मुस्कुराते हुए मेरे साथ नीचे की तरफ जाने लगा था। मेरे ससुराल में मेरा पति, सास, ससुर और एक ननद थी। ये लोग काफ़ी अमीर थे और उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए सिर्फ मेरी खूबसूरती के बिना पर ही पसंद किया था। हम लोग नाश्ता करने के लिए नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ गए थे जहाँ पर फैमिली के सारे लोग मौजूद थे। मेरी सास तो हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने हम दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए थे। प्रतीक बैठ चुका था। उसके बराबर में चेयर खाली थी। मैं इस खाली चेयर को देख रही थी। तभी मेरी ननद कहने लगी, भाभी बैठ जाओ ना भैया के बराबर में। आप किन ख्यालों में गुम हो?
अपनी ननद की बात पर मैं थोड़ी सी मुस्कुरा दी थी और फिर बैठ गई थी। उदासी मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। तब अचानक प्रतीक ने अपने जूस का गिलास ख़त्म करते ही कहा, मम्मी मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ। मेरी सास कहने लगे कि अभी तुम्हें ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम ऑफ़िस जाने की बातें कर रहे हो। आज तुम दोनों पति पत्नी कहीं घूम कर आना। मेरे ससुर ने भी प्रतीक से यही कहा था। अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए प्रतीक डाइनिंग टेबल पर दोबारा से बैठ गया था। प्रतीक मेरी सास से बातें ही कर रहा था कि अचानक मेरी ननद की नज़र प्रतीक के हाथ पर लगे हुए जख्म पर चली गई। मैं भी गुमसुम सी होकर चाय पी रही थी। उसने कहा कि भैया ये आपके हाथ पर क्या हो गया है। उसने घबराकर मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहने लगा कि कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली ने पंजा मार दिया था, उसी का निशान है। मेरी ननद मुस्कुराने लगी और कहने लगी, भैया अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। प्रतीक की बात सुनकर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चाय का घूंट लिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा रिश्ता मजबूरी में प्रतीक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इस रिश्ते को खुशी खुशी निभाना तो था। मेरी सास ने कहा कि बेटा नाश्ता करने के बाद तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना और तुम दोनों एंजॉय करके आना। प्रतीक मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था। सारे रास्ते मैंने कोई बात नहीं की थी। प्रतीक मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने पलटकर उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। मेरा ये सलूक प्रतीक को पसंद नहीं आया था, मगर वो क्या कर सकता था। वो चुपचाप मेरी बेरुखी को सहता रहा, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। प्रतीक ने मुझे काफ़ी हंसाने की कोशिश की, मगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी फैमिली से अलग हो गई हूँ। मुझे इस बात का दुख है, इसलिए मुझे खुश करने के लिए वो मुझे मेरे मायके लेकर चला गया। लेकिन वहाँ पर भी मेरी हालत ऐसी ही थी। फिर रात के वक्त जब हम लोग घर वापस आ गए, मैं अपने कमरे में आते ही कपड़े चेंज करने के बाद सोने के लिए लेट गई थी। मैंने प्रतीक से कोई भी बात नहीं की थी, वो भी सोने के लिए लेट गया था। अगले दिन वो वापस ऑफिस चला गया और जब ऑफिस से वो वापस घर आया तो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था, जो कि बहुत खूबसूरत फूल थे। मुझे फूल बहुत पसंद थे। फूल देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्रतीक के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी मुझे खुश होता हुआ देखकर खुश होने लगा था। उसने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें फूल इतने पसंद हैं कि इन फूलों की वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, तो मैं यहाँ तुम्हारे कदमों में ढेर सारे फूल लाकर बिखेर देता। लेकिन मैंने अचानक अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया था। मैं फूलों को एक तरफ रखकर कमरे से बाहर निकलकर जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई हो, मगर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कमरे से निकल गई। वो बहुत हंसमुख इंसान था और मेरी बेरुखी उसे परेशान कर रही थी। वो कई दिन तक इसी तरह से मेरी बेरुखी का शिकार होता रहा। वो जानना चाहता था कि मैं उससे नाराज़ हूँ या फिर कोई और बात है। हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था। प्रतीक ने मुझे हंसाने की हर तरह से कोशिश कर ली थी। आज वो फिर से मेरे लिए ऑफिस से घर आया तो मेरे लिए फूल लेकर आया था और आज फिर फूलों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे याद आ गया कि मेरी पत्नी को फूल बहुत पसंद हैं। उम्मीद है तुम्हें फूल पसंद आए होंगे। मैंने धीरे से बुके अपने हाथ में थाम लिया। प्रतीक को लगा था कि मैं आज भी उसके इन फूलों को इग्नोर कर दूंगी और अब की बार मैंने उसके चेहरे को देखकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट को भी बंद नहीं किया था, क्योंकि आखिर मैं उसे कब तक इतना परेशान कर सकती थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। प्रतीक ने मेरी तरफ देखकर कहा, शुक्र है कि तुमने बुके फेंक कर मेरे मुंह पर नहीं मारा, मुझे तो डर लग रहा था। वो मुझे छेड़ते हुए मुस्कुराने लगा और उसकी इस बात पर मेरी भी हंसी निकल गई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर प्रतीक कहने लगा, अरे मैडम आप मुस्कुराती भी हो। अब हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। मैंने प्रतीक के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने मान लिया था कि मैं प्रतीक की पत्नी हूँ और मैं उसे पत्नी होने का सारा सुख भी देने लगी थी।
मेरी ज़िंदगी मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी और मैं प्रतीक का साथ पाकर विहान को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लगभग मेरी शादी को अब 4 महीने गुजरने वाले थे। अब हम दोनों पति पत्नी की मोहब्बत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन मेरी सास ने कहा था कि बेटा, बिजनेसमैन सक्सेना जी के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ पर तुम्हें और प्रतीक को जाना है। इस बारे में प्रतीक को बता देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने इस बारे में कॉल करके प्रतीक को बता दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम रात को रेडी रहना, हम लोग पार्टी में चलेंगे। रात को जब प्रतीक घर पर आए तो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे साड़ी में देखकर वो एक नज़र देखते ही रह गए थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रहे थे और मेरी तारीफ़ करते जा रहे थे। तभी अचानक मुझे अपने कमरे के बाहर किसी का साया महसूस हुआ था। मैं घबरा गई थी और मैं प्रतीक के पास से हटकर दरवाजे की तरफ गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रतीक कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी हैं और वैसे भी हम दोनों के कमरे के बाहर कोई क्यों आएगा, शायद काजल होगी, वो वैसे भी हमें बहुत छेड़ती है। प्रतीक तैयार होकर नीचे चला गया था। उसने कहा कि तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। मैं अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनना भूल गई थी। मैं अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनने लगी। तभी अचानक मुझे फिर से दरवाजे पर किसी का साया महसूस हुआ। मैं भागकर जैसे ही दरवाजे पर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विहान खड़ा हुआ था और मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। विहान को इस घर में देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मुझे देखकर कहने लगा, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैंने झट से विहान का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या करने आए हो तुम यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। विहान कहने लगा कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। ये मेरा घर है, प्रतीक मेरा बड़ा भाई है। बस मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका चला गया था और मुझे पता था कि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो रही है। उसके मुंह से ये बात सुनकर तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक प्रतीक की आवाज़ आई, कहाँ रह गई हो सोनिया? जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। मैंने अपना हाथ वहीं पर रोक दिया था और मैं पलटकर नीचे चली गई थी। विहान भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। मेरी सास ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि सोनिया, इससे मिलो, ये मेरा छोटा बेटा विहान है। ये तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाया था, इसको अमेरिका में एक ज़रूरी काम आ गया था। विहान सबके सामने कहने लगा, मम्मी, भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं, मुझे भी बिल्कुल उनके जैसी ही पत्नी चाहिए। उसकी काफ़ी शातिर नज़रें और उसका शातिर चेहरा मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्रतीक के साथ मैं पार्टी में चली गई थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार विहान पर जा रहा था। मैं खोई खोई सी थी और मुझे इस तरह से परेशान देखकर प्रतीक बार बार सवाल कर रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर चलते हैं। मैंने प्रतीक से कहा था कि हाँ, हम लोग घर ही चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर हम घर पर आ गए थे। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए थे। विहान इस घर में ही रह रहा था। मैं विहान से कोई बात नहीं करती थी, पर मुझे डर था कि वो कहीं प्रतीक को हम दोनों के बारे में ना बता दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं प्रतीक से प्यार करने लगी थी और शायद प्रतीक से अच्छा इंसान मुझे इस दुनिया में कभी नहीं मिल सकता था। प्रतीक ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि तुम किस बात से परेशान हो और तुम खोई खोई क्यों रहती हो? मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहने लगी कि मेरी परेशानी की वजह आप हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गए थे। कहने लगे, आखिर मैंने तुम्हें क्या परेशानी दी है? तुम बताओ, तुम मेरी वजह से क्यों परेशान हो सोनिया? मैंने कहा, प्लीज़ प्रतीक, मुझसे वादा करो कि आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और हमेशा मुझ पर भरोसा करोगे। प्रतीक मेरी बात पर हंसने लगा और कहने लगा, बस इतनी बात पर तुम परेशान हो रही हो? अरे पगली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। प्रतीक की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि विहान बहुत ही घटिया इंसान था। वो कब क्या कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं था। प्रतीक सुबह ऑफिस चले जाते थे, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि विहान मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं घर के किसी भी मेंबर के दिल में ये शक नहीं डालना चाहती थी कि विहान और मेरे बीच पहले क्या हो चुका था। एक दिन घर में कोई भी मौजूद नहीं था।
मैं हॉल की तरफ गई तो मैंने देखा कि विहान बैठा हुआ चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर आवाज़ लगाई। मैं उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। नाराज़गी की अपनी जगह है, पर तुम मेरे साथ बैठकर एक कप चाय तो पी सकती हो। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट करने लगा। उसने मुझे चाय का कप दिया और मैं बैठकर पीने लगी। चाय पीते ही मुझ पर एकदम से बेहोशी छाने लगी और मैं बेहोश हो गई। अगले ही पल जब मुझे होश आया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मैं विहान के कमरे में उसके बिस्तर पर मौजूद हूँ और दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। प्रतीक ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने प्रतीक को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कब इस कमरे में आ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला, पर जिसका डर था वही हुआ था। प्रतीक मुझसे नाराज़ रहने लगा था। उन दोनों भाइयों के बीच उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मैं प्रतीक की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं विहान के कमरे में उससे बात करने गई थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर वो कब तक मुझे धोखा देता रहेगा। मैंने जब विहान से इस बारे में बात की तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि ये सब तुम्हारे उस थप्पड़ का बदला है जो तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा था। तुम मुझे नहीं जानती, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस दिन तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाया था। मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत बहुत बढ़ गई है। तुम्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की थी और फिर मैं कुछ दिनों के लिए शहर से ही गायब हो गया था। जब मेरी मम्मी ने मुझे तुम्हारा फ़ोटो व्हाट्सएप किया कि उन्होंने प्रतीक भाई के लिए तुम्हें पसंद किया है, तब मैं हैरान रह गया था। मुझे और मौका मिल गया था कि मैं तुमसे बदला ले सकूं और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जहर घोल दूं। मैं यहाँ पर इसलिए तो आया हूँ, तुम जानती नहीं कि तुमने तो मुझे एक थप्पड़ मारकर पूरे कॉलेज के सामने बदनाम किया था और उस दिन के बाद से ना जाने मैं तुम्हें अब तक कितने थप्पड़ मार चुका हूँ। ये कहकर विहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विहान की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं आगे बढ़कर विहान को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी अचानक मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। हाथ पकड़ने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रतीक था। प्रतीक ने कहा कि इस इंसान पर हाथ उठाकर तुम इसे सज़ा मत दो, क्योंकि अब इसे मैं सज़ा दूंगा। प्रतीक ने विहान को इतना मारा था कि सारे घर वाले इकट्ठे हो गए थे। फिर प्रतीक ने सारी बात उन लोगों को बता दी थी, जिस पर मेरे ससुर ने भी विहान पर बहुत डांट लगाई थी। मेरे पति ने फैसला कर लिया था कि वो इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि विहान भी इस घर का बेटा था और वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। प्रतीक ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए थे और मेरे सास ससुर के कहने पर विहान ने भी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। विहान ने बता दिया था कि उस दिन विहान ने मुझे चाय में नींद की दवाई मिलाकर दी थी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी और उसने मुझे अपने कमरे में अपने बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया था, जिसकी वजह से प्रतीक के दिल में शक आ गया था। सारी सच्चाई खुलकर प्रतीक और उसकी फैमिली वालों के सामने आ गई थी, क्योंकि प्रतीक विहान के मुंह से सारी बातें सुन चुके थे। प्रतीक मुझे उस घर से लेकर दूसरे घर में आ गए थे। मेरे पति ने आज तक अपने छोटे भाई को माफ़ नहीं किया और मैं भी कभी उस घटिया इंसान को माफ़ नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। मेरी ज़िंदगी प्रतीक के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।